हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और पूरी एनर्जी से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए क्लास 12 में जैसा कि आप जानते हैं कि सारे टॉपिक समाप्त हो चुके हैं, तो आज से इस लेक्चर में जो है न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल से। जितने भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है उसमें से जो जो अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको जो है मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो पहला एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी बुक का 2.1। इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आवेश 4 × 10⁷ कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव का परिकलन कीजिए। दूसरा पूछा जा रहा है अब आवेश 2 × 10⁻⁹ को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश है आवेश को लाया गया है उस पथ पर निर्भर करता है। तो अब देखिए, चलिए एक एक करके जो सॉल्व करते हैं, पहले ए का आंसर देते हैं। तो ए में क्या क्या दिया हुआ है पहले आप नोट करिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। आवेश दिया हुआ है यानी कि Q दिया हुआ है, तो Q = कितना हो गया 4 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, उसके बाद से जो है 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, इसका मतलब ये R दिया हुआ है, कितना 9 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में चेंज कर दीजिए क्योंकि ये कूलाम में है। तो मीटर में जब चेंज करेंगे तो एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो 0.9 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, किसी बिंदु P पर आप विभव का परिकलन कर दीजिए, मतलब कि V पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो आप फार्मूला जानते हैं, V = बताया गया था 1/4πε0 और Q/R होता है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करिए। इसकी वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹ होता है, तो V = हो जाएगा 9 × 10⁹। ठीक है, इंटू Q की वैल्यू आपके पास है 4 × 10⁻⁷ अपान R की वैल्यू है 0.09। ठीक है, तो V = आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका अगर डेसिमल हटाएंगे तो ये 400 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो अब कितना बच गया 400 और गुणा ये 9 10⁻+9 और 10⁻⁻9, तो बचेगा कितना 10⁻² बचेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 10 का पावर, यहां से 10⁻² ये ऐड होगा तो 10⁻4 हो जाएगा वोल्ट में। ठीक है, तो ये आपका जो है पहले का आंसर निकल के आ गया। दूसरा आपसे B पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है भाई, अब इसमें भी नोट करिए क्या क्या दिया हुआ है। तो आवेश दिया हुआ है इसमें भी, यानी कि Q = दिया हुआ है 2 × 10⁻⁹ कूलाम। अब जो है P तक लाने में किया गया कार्य आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि W पूछा जा रहा है। ठीक है, आप जानते हैं फार्मूला बताया गया था W = Q × V होता है। ठीक है, तो अब देखिए V की वैल्यू तो आपके पास है 4 × 10⁴, तो अब देखिए W = क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू है 2 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁹, और इंटू V की वैल्यू ये आ चुकी है 10⁻⁴ क्या हो जाएगा 4। तो अब W = टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 2 4 जा 8, और इंटू इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 का पावर क्या आएगा -5 और जो है जूल। ठीक है, तो ये आपका जो है दूसरे का आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब उसके बाद से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल नंबर 2.2 कह रहा है कि 3 × 10⁻⁸ कूलाम -2 × 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश को एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। अनंत पर आपको वैद्युत विभव क्या मानना है, शून्य मानना है। तो आइए इसके लिए एक फिगर बनाते हैं। एक आवेश यहाँ पर रखा हुआ है और एक आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। इनके बीच की दूरी कितनी है, तो इनके बीच की दूरी जो है आपका, इनके बीच की जो दूरी है आपका कितना है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.15 मीटर आ जाएगा। मीटर में बदल दीजिए इसको। ठीक है, अब यहां पर मान लेते हैं कि Q1 आवेश है और इस पर मान लेते हैं Q2 आवेश है। ये किसके बराबर है, तो पहला है 3 × 10⁻⁸ कूलाम, और ये Q2 की वैल्यू कितनी है -2 × 10⁻⁻8 कूलाम। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं कि Q1 से जो है x दूरी पर, Q1 से कितनी दूरी पर, x दूरी पर जो है एक बिंदु P है जिस पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा यही है। तो इसके किसी बिंदु पर, तो मान लेते हैं बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
जिसकी दूरी Q1 से कितनी है, x है। ठीक है, तो अब आइए जो है अब इसको सॉल्व करते हैं। Q1 के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे और Q2 के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे और फिर टोटल विभव निकालेंगे और टोटल विभव इस पर कितना होगा, 0 होगा, आपने मान रखा है। तो यहां पर लिखेंगे माना बिंदु P पर विभव क्या है, 0 है। माना बिंदु P पर विभव 0 है। ठीक है, अब जो है अब क्या होगा, अब आप देखिए Q1 के कारण P पर विभव निकालेंगे तो लिखेंगे आवेश Q1 कितना है, ये 3 × 10⁻⁻8 कूलाम के कारण P पर विभव। अगर V1 मान लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹। अरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, इंटू Q/R होता है। तो Q कितना है, 3 × 10⁻⁸ R। R की वैल्यू कितनी लेंगे भाई, x लेंगे। ठीक है, तो ये x हो गया ये। ठीक है, अब उसके बाद से जो है Q2 के कारण आप निकालेंगे। अब लिखेंगे Q2 यानी कि कितना आवेश है ये, -2 × 10⁻⁸ कूलाम के कारण P पर क्या, विभव। P पर विभव निकाल दीजिए। तो मान लेते हैं क्या है, V2 है। तो V2 इज इक्वल टू यही 9 × 10⁻9 और इंटू अब आवेश कितना है, -2 × 10⁻⁸ अपान, अब दूरी देख लीजिए जरा, यहां से जो है कितनी दूरी होगी इसकी। ठीक है, तो ये टोटल दूरी है 15 और यहां से और यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी x है, तो ये कितनी हो जाएगी, 15 - x। ठीक है, यहां से यहां तक, तो 15 को मीटर में आपने बदला है। ठीक है, तो 0.15 माइनस क्या हो जाएगा, x, ये दूरी हो जाएगी। तो यहां पे भी यही लिखेंगे 0.15 माइनस x। ठीक है, अब चलिए अतः P पर परिणामी विभव निकाल दीजिए आप। P पर परिणामी विभव, P पर परिणामी विभव V बराबर टोटल जोड़ देंगे V1 प्लस V2। तो अब देखिए ये कितना होगा परिणामी विभव, क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा। तो P पर आपने 0 मान रखा है, P पर, तो P पर कुल विभव कितना है, 0 है। तो यानी कि V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और V1 और V2 की वैल्यू रख दीजिए। तो 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁸ अपान x। ठीक है, प्लस V2 की वैल्यू ये देखिए 9 × 10⁹। ठीक है, और -2 × 10⁻⁸ अपान 0.15 - x। ठीक है, ये आपका जो है, ये आपका हो गया V2 की वैल्यू। ठीक है, अब इसको टोटल को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है। यहां से 9 × 10⁹ कॉमन होगा, आप डिवाइड करेंगे 0 में तो 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद से आप यहां से क्या करिए, 10⁸ और 10⁻⁸ और 10⁻⁸ को भी आप अगर कॉमन लेते हैं और इधर डिवाइड कर देंगे 0 में, तो ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो बच क्या गया यहां से, 3/x बच गया, प्लस जो है प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3/x माइनस 2/0.15 माइनस x बचेगा। तो देखिए मैं सीधा करके लिख देता हूं, इसको जो है 3/x माइनस 2/0.15 माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन जो है बिल्कुल आसान है। आप क्या करेंगे, इसको एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए। तो 3/x इज इक्वल टू 2/0.15 माइनस x। ठीक है, अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, 2x इज इक्वल टू 3
और 0.15 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2x इज इक्वल टू, ये देखिए 0.15 में अगर 3 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 15×45 होता है, यानी कि 0.45 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा भाई, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3 और 2 मिलकर के जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 0.45। अब देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूं, बाकी यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.45 अपन क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग जो है कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 0.09 आएगा, किसमें, मीटर में, 5 9 45। ठीक है, तो ये 0.09x मीटर में आ गया। सेंटीमीटर में इसको चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 9 सेंटीमीटर आपका कहां से कहां तक आ गया, यानी कि Q1 से 9 सेंटीमीटर की दूरी पे विभव क्या होगा, 0 होगा। ये यहाँ पे लिखना होगा, अर्थात आवेश Q1 जो कितना है 3 × 10⁻⁸ कूलाम से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव क्या होगा, विभव 0 होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। अब देखिए इसमें एक चीज और आपसे पूछा जा रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो है, क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया है उस पथ पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, यानी कि उस पथ पर निर्भर नहीं करता। आवेश को हम किसी भी पथ से लाएं तो वो जो है पथ, उसकी वैल्यू जो है कार्य जो भी होगा वो पथ पे डिपेंड नहीं करता। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2.3। इसका आंसर हमने लिख रखा है ताकि कम टाइम में हम लोग कर सकें। पहला कह रहा है क्वेश्चन की ए तथा बी में क्रमशः एक धन तथा ऋण आवेशों की क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं। ये देखिए, ये एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, यानी कि एकल है कह सकते हैं आप। ठीक है, इसकी जो क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं, तो बताया गया था कि धनावेश से क्षेत्र रेखाएं दूर की तरफ जाती हैं और ऋण आवेश की तरफ आती हैं, तो ये दिखाया गया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विभवांतर Vp माइनस Vq और Vb माइनस Va के चिन्ह बताइए। तो देखिए, जो आवेश के करीब बिंदु होगा, इसमें 2 बिंदु है। ये जो है, ये क्षेत्र रेखा बनी हुई है, एक बिंदु P यहां है, बिंदु Q यहां है। ठीक है, तो बिंदु P आवेश के काफी करीब है, मतलब करीब है, और Q क्या है, P की अपेक्षा दूर है। तो जितना ही हम दूर आवेश से बढ़ते हैं, क्षेत्र रेखाएं जो है कम होने लगती हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव क्या होता है, कम हो जाता है। तो यानी कि P पर जो है जो विभव होगा वो ज्यादा होगा और Q पर क्या होगा, कम होगा। क्यों ऐसा होगा, इसलिए कि P जो है आवेश के करीब है और Q इससे क्या है, दूर है। ठीक है, तो अब देखिए आपसे कह रहा है कि Vp माइनस Vq का चिन्ह बता दीजिए। तो P पर विभव ज्यादा है, Q पर विभव कम है, तो ज्यादा विभव में से कम विभव को घटाना है आपको। Vp यानी कि P पर विभव माइनस Q पर विभव, तो क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि P पर विभव ज्यादा है, Q पर विभव कम है। तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो यानी कि Vp माइनस Vq क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है आंसर में Vp इज ग्रेटर देन Vq, तो Vp माइनस Vq क्या होगा, धनात्मक होगा। अब देखिए इसकी बात कर लेते हैं, Vp माइनस Va के चिन्ह क्या होंगे। तो देखिए, ऋणावेश के काफी करीब A है और ऋणावेश से जो है A की अपेक्षा B क्या है, दूर है। तो A जो है अधिक ऋणात्मक होगा और B क्या होगा, कम ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विभव होगा, जो A पर विभव होगा और B की अपेक्षा, A पर जो विभव होगा B की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो A पर विभव कम और B पर विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यानी कि Vb इज ग्रेटर देन Va, यानी कि B पर विभव ज्यादा है। तो अगर इसका अंतर निकालेंगे, Vb माइनस Va करेंगे तो क्या आएगा, धनात्मक आएगा, क्योंकि अब भी ज्यादा में से क्या कर रहे हैं, कम को घटा रहे हैं। तो Vb माइनस Va क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन बी कि बिंदु Q और P A और B के बीच एक छोटे से ऋण आवेश की स्थितिज ऊर्जा का अंतर का चिन्ह बताइए। ठीक है, तो देखिए चूंकि जो है आप जानते हैं कि ऋण आवेश जो है धनावेश की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। ठीक है, और ऋण आवेश हमेशा उच्च स्थितिज ऊर्जा से निम्न स्थितिज ऊर्जा की तरफ क्या होता है, गति करता है। ठीक है, तो अब यहां पर आप कह सकते हैं कि भाई जब ऋण आवेश उच्च स्थितिज ऊर्जा से निम्न स्थितिज ऊर्जा की तरफ क्या करता है, गति करता है, तो अगर जो है Q और P के बीच में कोई ऋण आवेश है तो जो है उसके बीच की स्थितिज ऊर्जा में जो अंतर होगा वह क्या होगा, धनात्मक होगा। क्योंकि आप देख लीजिए उच्च ऊर्जा स्तर से उच्च स्थितिज ऊर्जा से निम्न स्थितिज ऊर्जा की तरफ जा रहा है, तो वो जो है स्थितिज ऊर्जा का जो अंतर होगा भाई स्टार्ट कहां से कर रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर से ज्यादा ऊर्जा स्तर से कहां जा रहा है, कम ऊर्जा स्तर की तरफ। तो ज्यादा ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर की तरफ जब जाएगा तो हम जब इसका अंतर निकालेंगे इसके बीच का, तो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, ऐसे ही जो है ए व बी के बीच में भी आप बता सकते हैं एक छोटे से ऋण आवेश की स्थितिज ऊर्जा का अंतर चिन्ह क्या होगा, वही होगा यानी कि धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच में भी ऋण आवेश क्या करेगा, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ क्या होगा, चलेगा। ठीक है, अब आइए जो है नेक्स्ट है सी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है Q से P तक एक छोटा धनावेश को ले जाने में क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य का चिन्ह बता दीजिए। तो अब आप जो है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिमाग में लाएंगे कि किसी भी छोटे धनावेश को अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो आप ले जाने वाले हुए, यानी कि बाह्य स्रोत हुए, आप बाह्य साधन हुए। ठीक है, तो आपको यानी कि बाह्य एजेंसी भी हम कह सकते हैं हुए। तो यानी कि आप जो है आवेश को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, यानी कि उठा के रख रहे हैं। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र के अंदर रख रहे हैं तो क्या करेगा, एक काम तो वैद्युत क्षेत्र करेगा, रोकेगा। ठीक है, और एक आप कर रहे हैं कि आप उस आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो आप भी कार्य कर रहे हैं आवेश पर। ठीक है, और एक वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है, दो आदमी काम कर रहा है। तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, जबकि क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य यानी वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो अब यहां पर डिसाइड आपको करना है कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो Q से P तक एक छोटे से धनावेश को ले जाने में क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह क्या होगा। तो जो क्षेत्र द्वारा कार्य होता है वह ऋणात्मक होता है, और वह एजेंसी द्वारा, ठीक है, यानी कि जो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है वह एजेंसी हुआ, वह साधन हुआ, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहां पर जो है क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। डी आपसे पूछा जा रहा है, इसी से रिलेटेड एकदम है, बी से ए तक एक छोटे से ऋण आवेश को ले जाने में वह साधन द्वारा किया गया कार्य का चिन्ह बताइए। तो अभी हमने कहा कि वह साधन के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वह हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि वो विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, ये जो है साधन द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। लिखा गया आंसर, आप ऐसे ही नोट्स बना लेंगे। ठीक है, हमने इसमें लिख रखा है कि क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जा रहा है कि जो है साधन द्वारा किया गया कार्य का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, बी से ए तक जाने में क्या एक छोटे से ऋण आवेश की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी। तो 100% ऋण आवेश पर आप जानते हैं कि कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षी बल लगता है। ठीक है, ऋण आवेश पर प्रतिकर्षी बल लगेगा। ठीक है, यानी कि ऋण आवेश के क्षेत्र में ऋण आवेश आएगा तो प्रतिकर्षी बल लगेगा। प्रतिकर्षी बल के कारण वेग क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो यानी कि बी से ए तक अगर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। भाई जब वेग ही घटेगा तो गतिज ऊर्जा तो स्वाभाविक सी बात है कि घट जाएगा, तो इस केस में गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 2.4। चित्र में दर्शाए अनुसार 4 आवेश भुजा डी वाले वर्ग एबीसीडी के शीर्षों पर व्यवस्थित हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है, कोई आवेश क्यू नॉट केंद्र ई पर लाया जाता है तथा चारों आवेश अपने शीर्षों पर दृढ़ रहते हैं। ये लाया जाता है क्यू नॉट आवेश, तो ये अपने जगह पे बने रहते हैं।
तो पूछ रहा है ऐसा करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। तो आइए जो है एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहली बात तो आपको दिमाग में लाना होगा कि जो किया गया कार्य होता है, अगर कोई किसी भी आवेश को हम बाहर से खींच के लाते हैं, कहीं किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पे रखते हैं, तो कार्य करना पड़ता है। तो कार्य तभी करना पड़ता है जब पहले से कोई आवेश वहां मौजूद हो और आप दूसरा आवेश वहां खींच के उसके करीब में लाएं। अगर पहले से कोई आवेश मौजूद नहीं है और आप बाहर से खींच के कोई आवेश ला रहे हैं, तब कार्य नहीं करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध आप करेंगे, क्योंकि वहां पर वैद्युत क्षेत्र तो होगा ही नहीं। तो अब जो है यहाँ पर चार आवेश हैं। एक आवेश प्लस क्यू ए पे रखा हुआ है, माइनस क्यू बी पे रखा हुआ है, प्लस क्यू सी पे रखा हुआ है और माइनस क्यू डी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस व्यवस्था को बनाने में कितना कार्य करना पड़ा, तो ये निर्णय करने के लिए जब पूरा सिस्टम बन जाता है तब जाकर के ये डिसाइड होता है कि किया गया कार्य कितना होगा। आप एक आवेश को खींच के लाए तो पूरे आवेश को बनाने में, पूरे निकाय को बनाने में किया गया कार्य नहीं निकलेगा। दूसरे आवेश को आपने लाया माइनस क्यू को, तो भी नहीं निकला। तीसरे आवेश को लाया तो भी नहीं निकला। चौथे आवेश को लाया, तब जाकर के सब मिला करके आवेश को अलग अलग लाने में कितना कार्य करना पड़ा, सबको जब जोड़ेंगे तब जाकर के पूरे निकाय को बनाने में कितना कार्य करना पड़ा, ये निकल के आएगा। तो आइए एक एक करके जो है समझते हैं कि सबसे पहले प्लस क्यू आवेश को लाया गया। ठीक है, प्लस क्यू आवेश को खींच करके बाहर से लाया गया बिंदु ए पर। ठीक है, तो अब कल्पना करिए कि ये तीन आवेश नहीं है। सबसे पहले किसको लाया गया, प्लस क्यू आवेश को। कहां से, बाहर से खींच के लाया गया, बिंदु ए पे रख दिया गया। तो उसके पहले तो कोई आवेश नहीं था ना यहाँ पर। तो अब पहली स्थिति अगर हम देखते हैं, पहली स्थिति में बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य, अगर मान लेते हैं कि W1 है, तो W1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई आवेश यहां पे पहले से मौजूद नहीं था। ठीक है, दूसरी बात, हम दूसरी स्थिति देख लेते हैं। अब आइए प्लस क्यू यहाँ पे ए पर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे मौजूद है। अब आप किसको ला रहे हैं, कहीं से खींच के माइनस क्यू को ला रहे हैं। ठीक है, तो जब माइनस क्यू को लाएंगे तो प्लस क्यू तो पहले से था ना, कितनी दूरी पे था, तो डी दूरी पे था। तो अब जो है किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, तो अब जो है अब लिखेंगे माइनस क्यू को बिंदु बी पर लाने में किया गया कार्य, मान लेते हैं क्या है, W2 है। तो W2 बराबर, अब देखिए किया गया कार्य आप जानते हैं W इज इक्वल टू होता है Q इंटू V। ठीक है, तो अब यहां अगर आप देखेंगे तो Q, कौन सा Q भाई, तो ये जो है, ये जो Q है, ये B पर जो आप जो ला रहे हैं वो Q है। तो क्या हो जाएगा, माइनस Q और इनटू किसके कारण विभव, तो प्लस Q के कारण विभव, प्लस Q के कारण विभव यहाँ पे उत्पन्न होगा। ठीक है, जिसके वजह से जो है कार्य करना पड़ेगा। तो अब जो है V की वैल्यू अगर आप लिखते हैं तो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपान क्या होता है, D होता है। ठीक है, क्योंकि ये D दूरी पे आप देख रहे हैं, तो Q अपान क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, वो भी कौन सा, प्लस वाला Q। ठीक है, अब जो है इसी प्रकार जो है, अब देखिए अब आवेश, अब प्लस क्यू आवेश कहां पर आ रहा है, सी पर आ रहा है। तो तीसरा कंडीशन देखिए आप, तीसरा कंडीशन ये जो है प्लस क्यू आवेश को बिंदु सी पर लाने में किया गया कार्य, अगर मान लेते हैं कि W3 है, तो किस केस में, ये जब प्लस क्यू आप ला रहे हैं बाहर से सी पर, तो उस समय प्लस क्यू भी मौजूद है और माइनस क्यू भी मौजूद है। ठीक है, तो अब यहां पर सोचना है आपको कि इसके कारण भी विभव होगा और इस माइनस क्यू के कारण भी विभव होगा। तो दोनों के कारण विभव को हम जोड़ेंगे। तो आवेश कौन सा लेंगे भाई, आप जानते हैं कि Q इंटू V होता है, तो ये प्लस Q लेंगे। ठीक है, और इंटू V की वैल्यू अब आप लिखेंगे तो दोनों के कारण लिखेंगे। तो इसके कारण तो सीधे सीधे आप जो है इसके बीच की दूरी क्या है, D है, तो आप लिखेंगे जो है सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं।
तो ये माइनस ये देखिए 1/4πε0, 1/4πε0, और देखिए माइनस क्यू अपन क्या हो जाएगा डी प्लस। अब इसके कारण विभव यहाँ पे देखिए कितना होगा, तो अब यहां से सीधी लाइन एक मिला दीजिए, ये सीधी लाइन मिला दीजिए। तो अब ये दूरी आप लेंगे, अब डी नहीं लेंगे क्योंकि यहां से आप विभव इस पे देख रहे हैं, तो ये दूरी होगा। तो ये दूरी कितना होगा, तो ये समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है पाइथागोरस प्रमेय से अगर ये निकालेंगे, कर्ण बन रहा है आपका, तो ये आएगा √2d आएगा। कैसे आएगा देखिए, ये आपका d, ये आपका d, तो आधार, तो देखिए आपको AC निकालना है ना, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √d² और प्लस d²। तो क्या हो जाएगा, ये 2d²। तो अब देखिए ये d² तो बाहर निकल जाएगा और 2 बाहर नहीं निकलेगा, तो √2 क्या हो जाएगा d। तो AC की वैल्यू कितनी हो गई, √2d हो गई। तो ये दूरी हम लेंगे। तो अब लिखेंगे इसके लिए अगर आप, तो 1/4πε0, और जो है अब यहां आपको क्या लिखना है, प्लस क्यू लिखना है, तो प्लस क्यू अपान क्या हो जाएगा, √2d हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए चौथा केस क्या है, चौथा जो है, चौथे में हम लोग जो है अब d पे लाएंगे आवेश को, बाहर से खींच के माइनस क्यू आवेश को कहां पे लाना है, d पे लाना है, ठीक है। तो माइनस क्यू आवेश को d पर लाने में किया गया कार्य, अब निकाल दीजिए किया गया कार्य। तो जब आप निकालेंगे किया गया कार्य, मान लेते हैं कि W4 है, ठीक है। तो W4 इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए आप जो है जब आप D पर माइनस क्यू आवेश को खींच के लाएंगे, तो उस समय A पर प्लस क्यू भी मौजूद होगा, B पर माइनस क्यू भी मौजूद होगा, और C पर प्लस क्यू भी मौजूद होगा। यानी कि 3 आवेश की मौजूदगी में आप क्या कर रहे हैं, माइनस क्यू को D पर ला रहे हैं। तो अब सबके कारण जो है विभव होगा। तो चलिए इसके कारण विभव यहां पर तो सीधे सीधे है भाई कि इसके बीच की दूरी क्या है, d है, ठीक है। इसके कारण भी सीधे सीधे है कि d दूरी पर है, बिल्कुल सिंपल है लिखना। लेकिन b के कारण जब आप निकालेंगे, तो अब ये दूरी आप लेंगे, ये दूरी, तो अभी चूंकि ये वर्ग है, तो ये भी दूरी कितनी होगी, √2d होगी, ठीक है। तो अब यहां पर अगर W4 का मान लिखा जाए, तो भाई इस पर आवेश कितना है, माइनस क्यू, तो ये तो हो गया फार्मूले के अनुसार ये q की वैल्यू इंटू, अब देखिए तीनों के कारण विभव, तो हम जो है पहले a के कारण लिख रहे हैं विभव, तो कितना होगा 1/4πε0 और q अपान क्या हो जाएगा d, सीधे सीधे प्लस। अब देखिए जो है इसके कारण लिखेंगे तो क्या होगा, 1/4πε0 माइनस q अपान, अब बीच की दूरी कितनी है, √2d, ठीक है, प्लस। अब इसके कारण लिख लीजिए सीधे सीधे है 1/4πε0 और q अपान, यहां पे प्लस q है, तो q अपान क्या हो जाएगा d। तो ये आपका जो है Q4 निकल के आ गया, W4 निकल के आ गया। अब जो है परिणामी जो कार्य होगा वो कितना होगा, अब आपका निकाय बन चुका है, 4 आवेशों का निकाय बना दिया आपने। तो अब आपको बताना है कि कुल कार्य कितना करना पड़ा। तो अलग अलग आवेश को आपने लाया, अलग अलग कार्य किया, अब सबको क्या करिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब यही लिखिए कि व्यवस्था को बनाने में किया गया कुल कार्य, व्यवस्था को बनाने में किया गया कुल कार्य, मान लेते हैं कि अगर W है तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो अब चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, W1 की वैल्यू क्या है 0, प्लस W2 की वैल्यू आप यहां से पुट करेंगे, W2 की वैल्यू माइनस क्यू, देख लीजिए माइनस, अब माइनस क्यू इंटू 1/4πε0 और Q अपान डी, ठीक है। ये हो गया प्लस। अब देखिए W3 की वैल्यू कितनी है, ये देखिए Q इंटू ऐसे लिख लीजिए, Q इंटू 1/4πε0 माइनस Q अपान डी प्लस 1/4πε0 Q अपान √2d,
ये हो गया आपका, ठीक है। यहां से पहले जो है मझला कोष्ठक लगा लीजिए, फिर बड़ा कोष्ठक लगा लीजिए, ये हो गया। और प्लस अब W4 का मान रख दीजिए, यहां से ये उठा कर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका -q इंटू ब्रैकेट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/d प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q/√2d प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/ क्या हो जाएगा d। ये वैल्यू पुट कर दिया आपने। अब जो है इसको कैलकुलेट करके देखिए, तो अब जो है यहां से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और q² होगा माइनस के साथ। यहां पर देखिए जरा, ये भी किसके साथ होगा, माइनस के साथ होगा, लेकिन ये किसके साथ है, प्लस के साथ है, ठीक है। यहां से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसका तो सबको जरा ओपन कर लीजिए, तो ये जीरो को खत्म कर दीजिए अब, तो माइनस ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q² d हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहां से देखिए ये एक्चुअल में ये माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² क्या हो जाएगा d, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, यहां से प्लस होगा, ठीक है। अब ये q का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q² क्या हो जाएगा d, ठीक है। q²√2d होगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहां पे आ जाइए, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा माइनस, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q² क्या हो जाएगा d यहां से, और फिर ये प्लस ये देखिए q से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के साथ है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q² क्या हो जाएगा d √2d, ठीक है। प्लस तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² क्या होगा d होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि यहां पर अब देखिए कौन कौन सा कटने वाला है, तो q² d माइनस के साथ है और q² d अब देखिए प्लस के साथ कहां है, q² d प्लस के साथ, q² d यहां भी माइनस के साथ है और q² d यहां भी माइनस के साथ है, सब माइनस के साथ है, ठीक है। तो अब जरा आप जो है ये देखिए जरा कटेगा, ये प्लस के साथ ये भी है, दोनों प्लस ही के साथ है तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 q² क्या हो जाएगा d प्लस, ठीक है। 1 2 3 4 है यहाँ पे, ये सेम जो है 4 है, ठीक है। और प्लस अब देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 ही है, √2 तो कितना हो जाएगा 2 q²/√2d, ठीक है। तो इस तरह से जो है, और ज्यादा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए और कॉमन ले लीजिए यहां से, तो कॉमन क्या हो जाएगा भैया आपका, कॉमन हो जाएगा आपका 2q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बच क्या गया यहां से, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, ठीक है। तो 2q तो निकल गया, तो 1/ क्या बचा, यहां से आप d भी कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो क्या बच गया, यहां से √2 बच गया, ठीक है, यहां से, और माइनस यहां से क्या बच गया भाई, यहां से बच गया आपका 2 बच गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका निकल के आ गया कि पूरे निकाय को बनाने में कितना कार्य करना पड़ा, पूरे निकाय को बनाने में कितना कार्य करना पड़ा, ये आपका यहां से क्या हो गया, निकल के आ गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, और पूछ रहा है आपसे आगे बी, कोई आवेश Q0 वर्ग के केंद्र E पर लाया जाता है तथा चारों आवेश अपने शीर्षों पर दृढ़ रहते हैं, ऐसा करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए कह रहा है Q0 को
लाया जाता है बीच में। ये सभी के सभी आवेश अपनी जगह पे बने हुए हैं। क्यू नॉट आवेश को आप फिर खींच के ला रहे हैं, कहां पर, बिंदु ई पर ला रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप बिंदु ई पर लाएंगे तो देखिए इसके कारण विभव इस पर निकालेंगे प्लस के कारण, और इस प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, ठीक है। तो जो है और फिर इस माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, इस माइनस क्यू के कारण निकालेंगे। तो इन दोनों प्लस क्यू के कारण जो विभव ई पर होगा, इस माइनस क्यू के कारण विभव को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा, ठीक है। क्योंकि दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे दोनों के कारण। भाई इस प्लस क्यू के कारण जितना विभव ई पर होगा, इस माइनस क्यू के कारण भी उतना ही होगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो इसका मतलब कि ई पर विभव क्या हो जाएगा, भी शून्य हो जाएगा। तो किया गया कार्य क्या होगा, यहां पे लिखेंगे चूंकि बिंदु ई पर विभव मान लेते हैं भी इज इक्वल टू शून्य, देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू किया गया कार्य क्या हो जाएगा भाई, क्यू इंटू भी होता है तो क्यू नॉट इंटू जीरो, ठीक है। ये आपका क्यू नॉट आवेश को ला रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि अगर हम क्यू नॉट को ला रहे हैं बाहर से ई पर तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2.5। दो आवेशों 7 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम जो क्रमशः ये निर्देशांक दिया हुआ है -9 सेंटीमीटर 0 तथा +9 सेंटीमीटर 0 पर स्थित है कि ऐसे निकाय जिस पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आप ज्ञात करिए, ठीक है। और दूसरा तीसरा इस तरह से पूछा जा रहा है। तो आइए एक एक करके जो है देखते हैं। एक निकाय बना हुआ है, ठीक है, और इस निकाय में दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, -9 सेंटीमीटर, ठीक है, और +9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सिर्फ दिशा को दिखा रहा है कि हम एक्सिस पे जब बढ़ते हैं प्लस में तो जो है राइट में बढ़ते हैं तो प्लस में होता है वैल्यू, और लेफ्ट में बढ़ते हैं तो किस में होता है, माइनस में होता है। तो जब बीच की दूरी निकाली जाएगी तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 9 + 9 तो कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.18 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से अगर हम लोग लिखें तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए के लिए Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 माइक्रोकुलाम। इसको कुलाम में चेंज कर लीजिए तो 10⁻⁶ से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक कुलाम में बदल गया। Q2 का मान अगर आप लिखते हैं यहां से तो Q2 का मान है -2 माइक्रोकुलाम। इसको भी कुलाम में बदल लीजिए तो -2 × 10 का पावर क्या हो जाएगा, -6 कुलाम हो जाएगा, ठीक है। और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीच की दूरी हमने कहा कि दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 9 और प्लस क्या हो जाएगा 9, यानी कि 18 सेंटीमीटर होगा। इसको मीटर में आप बदलेंगे तो 0.18 मीटर होगा, ठीक है। अब जो है क्या पूछा जा रहा है, स्थितिज ऊर्जा पूछी जा रही है। तो अतः स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितना हो जाएगा भाई, आप देखिए फार्मूला जानते हैं, बताया गया था 1/4πε0 Q1 Q2 अपान क्या होता है, R होता है, ठीक है। तो अब इसमें मान भर दीजिए। तो इसका मान तो हो गया 9 × 10 का पावर 9 इंटू इसका मान रखिए Q1 Q2 का तो 7 × 10 का पावर -6 इंटू -2 × 10 का पावर -6 अपॉन R की वैल्यू है 0.18, ठीक है। टोटल अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके देखिएगा, ये आएगा आपका -0.7 जूल आएगा, ठीक है। कितना आएगा, -0.7 जूल के बराबर आएगा, ठीक है। अब जो है यही आपसे क्या है पूछा जा रहा था ए में, ठीक है। अब आइए बी को देख लेते हैं। दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अगर पृथक किया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसका बी वाला आंसर देखिए कैसे आएगा। अनंत तक अगर पृथक किया जाए तो अनंत तक पृथक करने में किया गया कार्य आप निकाल लीजिए। किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या होगा भाई, U2 माइनस U1 होगा। स्थितिज ऊर्जा में अंतर होगा, ठीक है। अनंत तक आप जो है बना रहे हैं, मतलब अनंत दूरी तक पृथक कर रहे हैं, तो अनंत पे जितना भी वो ये जो है स्थितिज ऊर्जा होगा और स्टार्टिंग वाला स्थितिज ऊर्जा को क्या करेंगे, घटा देंगे, वही कार्य होगा। तो W इज इक्वल टू, अब देखिए अनंत पर
जो है स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी, आप जानते हैं, बता दिया गया है, ठीक है। और U1 की वैल्यू आप यहां से ले लेंगे, कितना, ये जो है -0.7, यही जो है स्टार्टिंग वाला होगा -0.7, तो ये कुल मिला के आ गया आपका ये जो है +0.7 जूल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि आवेश को जो है अगर हम लोग यानी कि दोनों आवेश को एक दूसरे से अगर हम लोग अनंत दूरी तक पृथक करते हैं तो जो है जो वैल्यू आती है वो प्लस में आती है 0.7 जूल के बराबर, ठीक है। अब इसका सी आइए देखते हैं। सी में है कि कह रहा है कि आवेश मान लेते हैं कि इस आवेश निकाय को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र E बराबर A1/r², A बराबर A का मान दिया हुआ है में रख दिया गया, यानी कि पूरे निकाय को एक वैद्युत क्षेत्र में रख दिया गया, ठीक है। तो इस विन्यास की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आप ज्ञात करिए, ठीक है। तो अब एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा जो है दो आवेशों की पारस्परिक अनुन्य ऊर्जा जो होती है वो हमेशा अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। तो हम यहां से अगर जो है देखें तो हम लिख सकते हैं Q1 VR1 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस Q2 VR2, ठीक है। ये आपकी जो निकल के आ रही है ये आपका जो है ऊर्जा है, ये जो है वैद्युत क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया की ऊर्जा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू और इसके साथ ही साथ नेट वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी जुड़ती है। तो नेट वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अगर आप यहां देखेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान क्या होगा, R होगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू सबकी पुट कर देते हैं, क्या होगा, तो अब जो है यहां से अगर देखा जाए तो वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो किस तरह से आएगा वैल्यू इसकी, अब आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू A और कितना आवेश है, तो ये आवेश जो है पहला आवेश कितना है 7 माइक्रोकूलाम का है, तो 7 × 10 का पावर क्या हो जाएगा -6 अपान जो है यहाँ पे D होता है, नीचे R होता है, तो वो कितना है 9 है, ठीक है। देख लीजिए तो 9 के हिसाब से अगर इसको मीटर में आप बदलते हैं तो 0.09 होगा, ठीक है। प्लस इसकी वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो A और इसकी वैल्यू R2 के केस में कितना होगा, R2 का मतलब दूसरा वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आवेश है -2 कूलाम में बदल दीजिए 6 अपान ये कितना हो जाएगा, ये भी उतना ही होगा 0.9 और प्लस इसकी वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू आपकी ये है -0.7, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है। अब आइए जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। A की वैल्यू आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं A की वैल्यू आपका ये है 9 × 10 का पावर 5, तो यहां पे रख दीजिए 9 × 10 का पावर 5 इंटू और 7 × 10 का पावर -6 अपान 0.09 प्लस यहाँ पे 9 × 10 का पावर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन -10⁵ इंटू 2 × 10 का पावर -6 अपान 0.09 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको जनरली क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो ये डेसिमल हटाएंगे तो ये 700 हो जाएगा, ठीक है। और 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 700 गुणा, अब इसको आप एक साथ कैलकुलेट करते हैं तो 10 का पावर -1 होगा, माइनस यहाँ पे भी वही कहानी होगी आपका, ये 200 और गुणा 10 का पावर -1 होगा और -0.7 होगा। इसको टोटल को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो एक जीरो इसमें से खत्म हो जाएगा तो 70 हो जाएगा और इसमें से एक जीरो खत्म हो जाएगा तो 20 हो जाएगा और ये 0.7 हो जाएगा। टोटल को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 90 इसमें से अगर 70 में से 20 को घटाते हैं तो 50 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस जो है 0.7 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर टोटल को कैलकुलेट करते हैं तो ये 3 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा, यानी कि ये जो है अब आपका निकल के आ गया इतना जूल, ठीक है। यानी कि कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी तो 49.3 जूल के बराबर जो है ऊर्जा होगी उस निकाय की, उस विन्यास की, अगर हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में निकाय को उठा के रख दें। तो मुझे उम्मीद है कि आज का पूरा जो है वीडियो समझ में आया होगा आप लोगों को। आप पूरी ऊर्जा से पढ़ते रहिए, मेरे साथ लगे रहिए। एक एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, चाहे वो एग्जाम्पल का हो या अभ्यास का हो। आज के लिए बस इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।